हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बेसिक जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि वो 7 तरह की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। उनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं जिनको ऐड किया गया है उन 7 के साथ। वो ये थी, एक तो प्लेन एंगल था, एक हमारा सॉलिड एंगल था। ठीक है। और जो हमारी फंडामेंटल थी वो ये थी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। इनको हम दोबारा फिर एक बार डिस्कस करेंगे आगे जाके। जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी तो। ठीक है। तो ये जो है प्लेन एंगल तो आप समझते हो। सॉलिड एंगल क्या होता है? वो सॉलिड एंगल देखिए, जैसे मेरे पास ये कोण है ऐसे, ये जो अंदर बिल्कुल आपको वो एंगल दिख रहा है, वो ये पॉइंट नहीं जो जग रहा है, मतलब ऐसे ये जो अंदर इसके एंगल बनता है ना, उस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है। एक और देखिए, इसका सॉलिड एंगल कुछ और है और इसका सॉलिड एंगल कुछ और है। ठीक है। तो कोण के अंदर वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके अंदर, ये जो बन रहा है अंदर सॉलिड 3D में एंगल बन रहा है, ठीक है, उस एंगल को हम स्टीरेडियन बोलते हैं। उसके मतलब यूनिट्स स्टीरेडियन है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पढ़ा था कि एसआई यूनिट्स होते हैं कुछ। ठीक है। जो एसआई यूनिट्स हैं वो बहुत काम के नहीं है, क्योंकि वो मतलब काम के तो बहुत हैं बट वो हर एक जगह उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी जो लेंथ्स होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है वो बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट कौन से हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स, हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट, पहले हम लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। हर एक चीज़ को हम मीटर में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर एक छोटी क्वांटिटी है। तो अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए तो हम उसको अपने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है। तो पहला जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम एयू बोलते हैं। एयू। तो व्हाट इज वन एयू? व्हाट इज वन एयू? व्हाट इज वन अटोमिक, व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो देखिए, ये होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ। ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। ये एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए ये सन है मान लीजिए, और जो अर्थ है आपको पता है कि वो इलिप्टिकल पाथ लेती है। ठीक है। तो जो इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कुछ और है और ये डिस्टेंस कुछ और है, इसीलिए हम इसका एवरेज कर लेते हैं। ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एयू इज इक्व टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसके बराबर है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम अर्थ और सन का डिस्टेंस नापते हैं तो वो मीटर में नहीं नापते, हम एयू में नापते हैं, या बड़े बड़े डिस्टेंसेस हम एयू में नापते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। ये आपने सुना होगा, लाइट ईयर। ठीक है। तो वन लाइट ईयर को, इसको एल वाई से लिखते हैं, स्मॉल एल वाई से। ठीक है। तो व्हाट इज लाइट ईयर? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में ये प्रकाश, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। और वन लाइट ईयर, वन लाइट ईयर इज इक्व टू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर, इसके बराबर का होता है ये एक लाइट ईयर। ठीक है। तो ये इस डिस्टेंस को हम यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, यूज टू मेजर, मेजर डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। ठीक है। सितारों, चांद, सितारों का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, बड़े बड़े जो बहुत दूर दूर स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पैरालैक्टिक सेकेंड।
पैरालैक्टिक सेकेंड, ये भी एक दूरी की यूनिट है। पैरालैक्टिक सेकेंड या इसको बोलते हैं पारसेक, पारसेक। ठीक है, अब देखिए पारसेक क्या होता है। मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये सन है और ये सन है, ऐसे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यहाँ से किसी दूरी पे एक स्टार है और यहाँ से जाने वाला, अर्थ से जाने वाली एक रे ऑफ लाइट और सन से जाने वाली एक रे ऑफ लाइट जब इस स्टार पे जाके 1 सेकंड का एंगल बनाएगी। ठीक है, 1 सेकंड को हम डबल डैश से लिखते हैं। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के बारे में बताता हूँ। हमें पता है कि 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो एक हिस्से को हम 1 मिनट बोलेंगे, और 1 मिनट एंगल को अगर हम फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव मी 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड उसका भी 1 डिग्री का 1/3600 जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड 1/3600 डिग्री इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इतना छोटा एंगल, अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और यहाँ से जाने वाली रे ऑफ लाइट और यहाँ से जाने वाली रे ऑफ लाइट किसी स्टार पे 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करे, तो ये जो दूरी है, ये दूरी, दिस इज कॉल्ड 1 पारसेक। ये 1 पारसेक है, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। दिस longest distance used by us, this is the longest distance used by us, longest distance used by us। ठीक है, ये लाइट ईयर को भी आपको याद रखना है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को भी आपको याद रखना है, और 1 पारसेक को भी आपको याद रखना है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, इसके बराबर है ये 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, और ये 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी कन्वर्जन है और ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ आ गए मेरे पास। ठीक है, तो हम आगे चल के भी इसको और देखते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, पारसेक हो गया, और हमारे पास लाइट ईयर आ गया। फिर इसके बाद तो माइक्रोन होता है। ठीक है, वो थोड़े से कन्वर्जन के तौर पे हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब एज ए ये कन्वर्जन के तौर पे हम कर लेते हैं। देखिए, बहुत छोटी यूनिट्स की बात करें, ये तो बहुत बड़ी यूनिट्स आ गई। छोटी यूनिट है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर जिसको बोलते हैं, 1 माइक्रोन भी बोलते हैं, 1 माइक्रो भी। अगर आपके पास माइक्रो लिखा शब्द आ जाए तो इसका मतलब है 10⁻⁻6। ठीक है, तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, ऐसे ही 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मीटर लगा लेता हूँ मैं। जब भी आपको नैनो लिखा मिल जाए किसी भी चीज़ के आगे, नैनो ओम भी हो सकता है जो आपने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 नैनो ओम, तो इसका मतलब है 10⁻⁻9 ओम की बात कर रहा हूँ। तो 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इसके बाद है 1 पीको। तो पीको जब भी आपको सफिक्स मिल जाए कहीं पे लिखा, तो उसका मतलब 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू -12, इसके साथ मीटर है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12। 1 फर्मी दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15। और एक और यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम को A0 से ऐसे लिखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दिस 10⁻10 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास लेते हैं। ठीक है, मास के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं।
प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। वैसे तो हमने केजी माना हुआ है, बट वो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो 1 टन, आपने सुना होगा 1 टन दैट इज टू 1000 kg, या इसको 10⁻³ kg भी लिखते हैं। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल होता है 100 kg के बराबर, ठीक है। और फिर हमारे पास पाउंड है, वो तो इतना मतलब हमें यूज़ नहीं करना। 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.67 भी हम मान लेते हैं इसको, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास के बराबर की ये क्वांटिटी है, ठीक है। और एक और यूनिट है 1 चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं इसको। ये भी मास की क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, ठीक है। ये सबसे बड़ी हमारे पास जो मास की क्वांटिटी है वो ये है। सूरज से 1.4 टाइम्स बिगर अगर कोई क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड 1 चंद्रशेखर लिमिट, और इसको CSL भी बोलते हैं, 1 CSL, ठीक है, 1 चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स आ गए। इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास सोलर डे, 1 सोलर डे। तो ये है टाइम इंटरवल, मैं लिख देता हूँ, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेजेस ऑफ द सन अक्रॉस मेरिडियन। तो मतलब सन का किसी एक मेरिडियन के ऊपर से गुजरना, 2 सक्सेसिव जो उसकी पैसेजेस हैं, उसको हम 1 सोलर डे बोलते हैं। मेरिडियंस आपको पता है, जैसे ये मेरी अर्थ है, तो हम इसके ऊपर ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ये मेरिडियंस कहलाती हैं। मान लीजिए यहाँ पे सन है और अर्थ घूम रही है, तो सन ने एक बार इसको क्रॉस किया और ये अर्थ घूम के वापस इसको क्रॉस करती है, तो दैट इज कॉल्ड 1 सोलर डे, एक सोलर डे है। तो 1 सोलर डे इज इक्वल टू 86,400 डेज, 400 सेकेंड्स। 1 सोलर डे इज इक्वल टू 86400 सेकेंड, इसके बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद होता है हमारे पास साइडरियल डे। तो ये भी ऐसी चीज़ है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेजेस ऑफ अ फिक्स्ड स्टार अक्रॉस अ मेरिडियन, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 successive passages of a fixed star across the मेरिडियन। मतलब किसी एक फिक्स्ड स्टार का इस मेरिडियन के ऊपर से 2 बार सक्सेसिव 2 बार गुजरना, वो एक साइडरियल डे कहलाता है, ठीक है। जैसे एक सन होता है, ऐसे ही साइडरियल भी है, ठीक है। तो 1 साइडरियल डे इज इक्वल टू 360 सोलर डे के साथ करेंगे। सोलर ईयर क्या होता है? सोलर ईयर तो टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ये तो हमें पता है। सोलर ईयर बोलते हैं उसको, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। अच्छा, ऐसे ही ल्यूनर मंथ भी होता है, ल्यूनर मंथ। तो ये चीज़ क्या होती है? टाइम टेकन बाय मून, टाइम टेकन
बाय मून टू कंप्लीट वन revolution around the earth in its orbit। अच्छा, ये सोलर कितना होता है, ये 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25, ये आप जानते हो सब, सोलर डे, एवरेज सोलर डे, ठीक है, इतने सोलर डेज के बराबर होता है। ऐसे लूनर मंथ है, दैट इज इक्वल टू 29.53 डेज, सोलर डेज के बराबर होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लीप ईयर जानते हो, जिसमें एक साल एक दिन ज़्यादा होता है जी, ठीक है, जिसमें 29 डेज फरवरी के होते हैं, वो लीप ईयर होता है। इसके बाद एक ना, इस बार एपीएस के पेपर में, फाइनल पेपर में ये पूछ लिया था सर ने ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ वन शेक। तो 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड को हम 1 शेक बोलते हैं, ये टाइम का यूनिट है, और दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड को ये हम 1 शेक बोलते हैं। तो ये बहुत एक छोटी क्वांटिटी है 1 शेक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, मास के हो गए हमारे पास, इसके हो गए, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हम भाई लेंथ की मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तरीके क्या हैं हमारे पास मेजरमेंट के, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एक तो आप सिंपल मेथड जानते हो, बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मेथड जैसे आपके पास रूलर है, कोई मेजरिंग टेप है, आपके पास 2 चीज़ें और होती हैं, माइक्रोमीटर, ये भी हम पढ़ेंगे जैसे ही हमारा वो इंस्टीट्यूट खुलता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें दिखाऊंगा सारी। माइक्रोमीटर है, और हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, स्पेलिंग लिखता हूँ मैं, वर्नियर कैलिपर, ये भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं मेजरमेंट्स लेने के लिए। तो जो हमारे पास हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली मेजर करते हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड हमारी डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट्स। तो इनडायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। अब हमें इनडायरेक्ट मेथड्स ही पढ़ने हैं, डायरेक्ट तो हम जानते हैं सारी। तो इनडायरेक्ट मेथड 2 तरह से हम यूज़ करते हैं, दो जगह के लिए या 2 कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो पहले हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बताते हैं, हम बात करेंगे कि कब यूज़ करते हैं। ये आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा है कि हमने कब ये यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से भी हम ये मेजरमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला मेथड है, मान लीजिए कि आपके पास एक ट्री है जिसकी हाइट है h और आपको h पता नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे मेज़र करोगे, आप यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे पीछे चले जाइए, और यहाँ से आप इस पॉइंट का एंगल मेज़र कर लीजिए, ये एंगल थीटा आ गया, तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड h/x। तो ये थीटा तो आपने मेज़र किया, आपको पता है, ये आप कितना इसकी यहाँ से पीछे गए, ठीक है, इस पोल से, इस ट्री के ट्रंक से आप कितना पीछे चले गए, ये आपका x आपने मेज़र किया, ये आपको पता है। तो h कितना आ गया मेरे पास, x tan थीटा, ठीक है, जो आप 10th में पढ़ के आए हो, उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा मेथड एक और है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नदी है ऐसे, जिसकी कुछ लेंथ है और लेंथ आपको पता नहीं है, दिस इज अननोन लेंथ, अननोन विड्थ, ठीक है। नदी ऐसे फ्लो कर रही है बाहर की तरफ ऐसे, और इस नदी के दूसरे किनारे पे एक पेड़ है जिसकी हाइट h है, और h आपको फाइंड करनी है, हमें h नहीं पता, और ये डिस्टेंस भी नहीं पता। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम अपना एंगल मेज़र कर लेते हैं थीटा 1,
ठीक है। और यहाँ से कुछ नोन डिस्टेंस पीछे जाके, एक्स डिस्टेंस पीछे जाके, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है, ये अननोन विड्थ है रिवर की, ठीक है, अननोन विड्थ ऑफ रिवर, तो आप रिवर की दूसरी तरफ जा नहीं सकते। तो यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे खड़े हो कि आपको ये हाइट ऑफ ट्री मेजर करनी है। तो आपने पहले यहाँ से मेजर किया तो आपको θ1 एंगल आ गया। आप अब पीछे चले गए, ठीक है, यहाँ इसकी एल लेंथ पीछे चला गया, मैं मान लीजिए एल लेंथ पीछे चला गया, और यहाँ से मैंने दोबारा इसकी मेजरमेंट ली, इसकी टॉप की, तो मेरे पास एंगल आ गया θ2, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस जो अननोन डिस्टेंस है मेरा, उसको मैं x मान लेता हूँ, x, ठीक है। तो पहले मैं ये tan थीटा लिखता हूँ, tan θ1 इज इक्व टू h/x, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब मैं पीछे चला गया, tan θ2, तो tan θ2 कितना है, अब मेरे पास आ गया x प्लस एल। अब एल पता है, एक्स नहीं पता, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया x इज इक्व टू h/tan θ1, ठीक है। तो tan θ2 इज इक्व टू h इंटू tan θ1 प्लस एल, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। हमें तो h फाइंड करनी है, तो h वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ गया h इंटू tan θ2 अपॉन tan θ1 प्लस एल इंटू tan θ2 इज इक्व टू h। तो मैं h को एक तरफ ले जाता हूँ, मेरे पास आ गया l tan θ2 L इंटू tan θ2 इज इक्व टू h माइनस h इंटू tan θ2 अपॉन tan θ1। तो यहाँ से मैं h कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस tan θ2 माइनस tan θ1, तो मेरे पास आ गया L इंटू tan θ2, और इसको मैं करूँगा tan θ1, ये एलसीएम ले लिया, और डिवाइडेड बाय tan θ1 माइनस tan θ2, तो ये मेरे पास h आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का हम छोटा सा यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन फाइंड h, ऐसे भी हम h निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक और मेथड है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो ये इसका मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ चीज़ ये करने से पहले। वैसे तो हमने पढ़ी हुई है दैट थीटा एंगल, थीटा इज इक्व टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्व टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये है थी आर्क, और ये रेडियस है r, ये थीटा है, और ये आर्क है मेरे पास, थीटा इज इक्व टू आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे ही ये थीटा और आर्क को मैं मान लेता हूँ l अपॉन r, थीटा इज इक्व टू l अपॉन r। इस मेथड को हम यूज़ करके मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो जो इस मेथड को यूज़ करके मेजरमेंट लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। ये क्वेश्चंस आपके स्कूल में काफ़ी पूछे जाते हैं, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जो आपके स्कूल में, तो ये पूछते हैं व्हाट इज़ पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड बहुत सिंपल है, ख़ास बात नहीं है, इसी इसी की एप्लीकेशन एक। तो ये जो है ये नियर बाय स्टार्स की मेजरमेंट के लिए होते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ नियर बाय स्टार्स, जो बहुत दूर स्टार्स नहीं है उनकी मेजरमेंट के लिए। तो जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन है, और इसके आसपास ऐसे अर्थ घूम रही है ऐसे, और ये अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टार है, ये स्टार, हमें इसका डिस्टेंस पता करना है अर्थ से कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बहुत दूर से स्टार है जिसकी रेज ऐसे अर्थ की तरफ आ रही हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे रेज आ रही हैं, ये किसी डिस्टेंट स्टार की रेज है, ठीक है, ऐसे रेज आ रही हैं नीचे की तरफ। तो मान लीजिए
कि हमारा जो जब अर्थ मेरी पोजीशन P1 पे है तो इस स्टार से वो ऐसे एंगल बना रही है, ये θ1। मान लीजिए कि ये θ1 एंगल बना रही है रे, मतलब ये जो स्टार है बहुत दूर स्टार है, ये डिस्टेंट स्टार की रेज है। डिस्टेंट स्टार मैं लिखता हूँ रेज फ्रॉम, ये ब्लू कलर की जो रेज है, रेज फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। तो मतलब जो डिस्टेंट स्टार से रेज आ रही हैं उसके मुकाबले इस स्टार से आने वाली रेज θ1 एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके बाद मान लीजिए ये एंगल भी तो θ1 ही हो जाएगा इसके साथ, वर्टिकल लाइन के साथ। मान लीजिए कि आफ्टर 6 मंथ्स ये अर्थ मेरी घूम के यहाँ पे चली गई पोजीशन P2 पे, तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं, मान लीजिए ये जो डिस्टेंट स्टार से रेज आ रही हैं उनके मुकाबले इस स्टार से आने वाली रेज θ2 एंगल बना रही है, तो ये भी एंगल θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस पता चल गया। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 2 AU, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है 1 AU, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा P1 और P2 के बीच 2 AU। तो अब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू, ये मेरा रेडियस है जो मुझे पता करना है, ये R। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना है मेरे पास 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन रेडियस। तो रेडियस ऑफ या रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन θ1 प्लस θ2। ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा स्टार का फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये एक मेथड है मेरा डिस्टेंस पता करने का नियर बाय स्टार्स का, जो स्टार्स मेरे पास हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने का एक मेथड है मेरे पास। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे एक और मेथड है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, इको मेथड एंड या और रिफ्लेक्शन मेथड, इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, इको आप समझते हो, जैसे मान लीजिए आप बोलते हो तो जो आवाज़ वापस आती है पलट के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इको। तो मान लीजिए मेरे पास रडार है, एक रडार मेथड है, ये सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। रडार मेथड है, लेज़र मेथड है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। रडार मेथड है, लेज़र मेथड है, सोनार मेथड है, सोनार मेथड है, इनका प्रिंसिपल एक ही है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे, आपको नहीं पता वो डिस्टेंस कितना है x, यहाँ पे एक हिल है, ठीक है, हिल है। तो जब ये आपने यहाँ से कुछ, मान लीजिए रडार में रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे ये रेडियो वेव्स क्या होती हैं। अभी के लिए आप सिर्फ समझिए कि मान लीजिए कोई वेव्स हैं जिससे बेसिकली आपका रेडियो चलता है, वही वेव्स रेडियो वेव्स हैं। आपने यहाँ से छोड़ी और ये वाली रेज टकराने के बाद t टाइम बाद आपको मिली, टाइम t के बाद आपको मिली, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है रेडियो वेव्स की वो होती है लाइट की स्पीड के बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। अब डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया, x जाने का और x आने का, x प्लस x 2x। तो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप x का अंदाज़ा लगाओगे vt/2। तो ऐसे आप आपसे किसी दूरी पे जो हिल है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। यही मेथड है ऐसे सी बेड की दूरी मापने का। जैसे मान लीजिए ये समंदर है, समंदर की आपको ये डेप्थ मेजर करनी है, तो ऊपर बोर्ड से आपके पास एक सोनार सिस्टम होता है और यहाँ से आप ऐसे रे छोड़ते हो और ये वापस आती है और ये डिस्टेंस आपको डी मेजर करना है। तो यही मेथड यूज़ करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर रडार मेथड है तो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, लेज़र मेथड है तो लेज़र उसमें यूज़ होती है, सोनार मेथड है तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल सबका एक ही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है डिस्टेंसेस मेजर करने का, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक
स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये बहुत दूर जो स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। फॉर स्टार्स मोर देन 100 लाइट ईयर्स अवे, फॉर स्टार्स मोर देन 100 लाइट ईयर्स अवे, जो 100 लाइट ईयर से भी दूरी पे हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड ना, ये बेसिकली कंपैरिजन का मेथड है। देखिए कैसे, जैसे ये स्टार है, ठीक है, ये नियर बाय स्टार है, ठीक है, मान लीजिए ये नियर बाय स्टार है, नियर बाय स्टार जिसका आपको डिस्टेंस पता है अर्थ से, ये अर्थ है, मेरी अर्थ है, और ये डिस्टेंस r1 पता है मेरे को। तो होता क्या है कि जो इसकी चमक है, इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी है जो, ये इंटेंसिटी का डीप मीनिंग होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के होती है, ठीक है। जितनी दूर से लाइट आती है उतनी ही ये इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए कोई अननोन स्टार है, अननोन स्टार, मान लीजिए ये किसी डिस्टेंस r2 पे है, यहाँ पे एक स्टार, ये स्टार, हमें इसका डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाना है कि भाई कितना है ये। तो हम ये इंटेंसिटी मेथड यूज़ करते हैं। वी नो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो हम ऐसे कर सकते हैं, I1, इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए I1 है और इसकी इंटेंसिटी है I2, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू r2² अपॉन r1², ऐसे, ठीक है। तो हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने यहाँ से आने वाले स्टार की, जिसका डिस्टेंस हमें पता है, उसकी इंटेंसिटी मेजर कर ली, ठीक है। तो हमें पता क्या क्या है, वी कैन मेजर I1, I2 एंड वी हैव मेजर्ड R1, दिस इम्प्लाइज वी कैन फाइंड R2। देखिए, हमें किसी नियर बाय स्टार R1 डिस्टेंस पे जो स्टार है उसका डिस्टेंस हमें पता है और वहाँ से आने वाली इंटेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी कोई R2 डिस्टेंस पे स्टार है जिसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है, हमें नहीं पता, बट उससे आने वाली इंटेंसिटी को तो हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास मशीन है एक ऐसी। तो हम इनकी इंटेंसिटीज़ को मेजर करके, इनकी इंटेंसिटी को कंपेयर करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है। तो जो R2 है मेरा, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा I1 अपॉन I2 इंटू R1² अंडर द रूट। तो दैट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R1 अंडर रूट I1 अपॉन I2, ठीक है। तो ये मेरे पास रेडियस, अननोन स्टार्स का डिस्टेंस पता करने का एक मेथड है। तो ये सारे मेथड थे लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। कल हम शॉर्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने वाले मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए, मैसेज कीजिए, आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।